हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोच आईएएस। आज हम बेसिकली एक और नई केस स्टडी को पिकअप करने वाले, एक और नई केस स्टडी को समझेंगे कि यहाँ पे आखिर हमसे पूछा क्या जा रहा है और किस तरीके से हमें यहाँ पे आंसर राइटिंग लिखनी है अपनी कहीं ना कहीं, राइट। ये केस स्टडी अपने सेम पेपर जो अभी चल रहा है 2022 की सीरीज़ का, उसी से पिकअप है। क्वेश्चन नंबर 12 है ये, जो अपन सॉल्व आउट करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि यहाँ पे एस्पिरेंट से आखिर पूछा क्या जा रहा है। पूछा क्या जा रहा है इन द सेंस कि ये केस स्टडी क्या कहना चाह रही और किस तरीके से एक एस्पिरेंट को यहाँ पे आंसर लिखना चाहिए ओवरऑल केस स्टडी को समझते हुए, राइट। यहाँ पे बेसिकली हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, हम तीन पर्सपेक्टिव को देखते हैं किसी केस स्टडी को सॉल्व करते हुए। फर्स्ट है स्टेक होल्डर्स, की इस केस स्टडी के अंदर किन किन कंडीशन, किन किन पर्सन के सराउंडिंग में केस स्टडी डेवलप हुई है कहीं ना कहीं, राइट, और उनकी इंपॉर्टेंस क्या है इस केस स्टडी को लेके, और उन्हीं को लेके कहीं ना कहीं यहाँ पे सेकंड टर्म आता है क्वेश्चन जो पूछे गए। क्योंकि कहीं ना कहीं केस स्टडी में अगर स्टेक होल्डर्स ही नहीं होंगे तो केस स्टडीज बनेगी ही नहीं कभी, और ना ही बन सकती है, और ना ही उससे क्वेश्चन पिकअप होंगे। और अगर क्वेश्चन अपने को समझ, स्टेक होल्डर हमको समझ में आते हैं, क्वेश्चन हमें समझ में आते हैं, तो हम एट ए फाइनल आंसर किस तरीके से लिख सकते हैं और कितना ब्रॉडर वे में पर्सपेक्टिव को समझा सकते हैं उसे भी हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, राइट। ये बेसिकली तीन पैरामीटर्स होते हैं जिन बेसिस पे हम केस स्टडी समझते हैं और उसकी आंसर राइटिंग को लिखने की कोशिश करते हैं, राइट। चलिए केस स्टडी पढ़ते हैं। You are appointed as an officer heading the section in Environment Pollution Control Board to ensure compliance and its follow-up. In that reason, there were large number of small and medium industries which had been granted clearance. You learned that this industry provided employment to the many migrant workers. Most of the industries units have got environmental clearance सर्टिफिकेट इन देयर पोजीशन। बेसिकली यहाँ पे एक आप ही की बात हो रही है। यहाँ पे स्टेक होल्डर कौन बन रहे हैं? आप ही बन रहे हैं। कहीं ना कहीं आप ही को यहाँ पे अपने आप को इस सिचुएशन के अंदर पिकअप करना पड़ेगा। तो आप एज एन ऑफिसर हैं एक एनवायरमेंट पॉल्यूशन बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड के, तो वो इंश्योर करते हैं कि अपने एरिया के अंदर किस तरीके से इंडस्ट्रीज वर्क कर रही है, किस तरीके से क्लियरेंस दी जा रही है किसी भी एम्प्लॉयमेंट को लेके, या फिर इंडस्ट्रीज के अंदर किस तरीके से अपने यहाँ पे मतलब कि इन्वायरमेंट पॉल्यूशन को लेके, इंडस्ट्रीज को लेके क्लियरेंस दी जा रही। तो उस चीज़ को लेके यहाँ पे बात हो रही कहीं ना कहीं, राइट। द environmental clearance seek to curb industries and project that supposedly hamper environment and living species in the region। बेसिकली यहाँ पे जो भी environment clearance मतलब यहाँ पे जो भी सपोज कोई इंडस्ट्रीज हैं, प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं, अगर वो इन्वायरमेंट को हार्म कर रहे हैं तो उनको लेके यहाँ पे स्पीशीज़ का ध्यान रखना कि किस तरीके से वो हार्म कर पा रहे हैं या किस तरीके से उनको बचाया जा सके, राइट। बट इन प्रैक्टिस मोस्ट ऑफ दिस यूनिट्स रिमेन to be polluting units in several layer like air, water, soil pollution। बेसिकली इंडस्ट्रीज यहाँ पे क्या कर रही है? यहाँ पे एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल पोल्यूशन हो गया, इन सब के थ्रू कहीं ना कहीं पोल्यूशन करने की कोशिश कर रही है या हो रही है कहीं ना कहीं। एज सच लोकल पीपल इनकाउंटर्ड प्रेसिडेंट हेल्थ एंड प्रॉब्लम्स। वहाँ पे लोकल पीपल में एरिया जो हैं वहाँ पे उनको भी हेल्थ इश्यूज होने लग गए। इट वॉज कन्फर्म दैट मेजोरिटी ऑफ द इंडस्ट्रीज वे आर वायलेटिंग इन्वायरमेंट कंप्लाइंसेज। मतलब इन्वायरमेंटल की कंप्लाइंसेस जो पॉलिसीज है, रूल्स हैं, रेगुलेशंस है, उनको कहीं ना कहीं वायलेट कर रही है। वायलेट मतलब यहाँ पे अपन बोल सकते हैं नज़रअंदाज कर रही है, उसको अवॉइड कर रही है कहीं ना कहीं, राइट। यू सपोज you issued notice to the all industrial units to apply for fresh environmental clearance certificate from the compete authority. However, your action met the hostile response from a section of the industrial union, other vested industries persons such and the section to local politician, right। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने बोला कि सभी इंडस्ट्रीज को वापस अप्लाई करना पड़ेगा फ्रेश क्लियरेंस के लिए, फ्रेश एनवायरमेंटल रीचेक के तौर पे, राइट। यहाँ पे आप जब करने जाते हैं तब आपको पता लगता है इन रिस्पॉन्स इंडस्ट्रीज जो है वो कहीं ना कहीं अपने सेक्शन, अपने पर्सन, अपनी पावर को यूज़ करते हुए, लोकल पॉलिटिशियंस का यूज़ करते हुए उस चीज़ को अवॉइड करवाने की कोशिश करी। द वर्कर ऑल्सो बिकेम वेरी हॉस्टाइल टू यू एज दे फेल्ट दैट योर एक्शन वुड लीड टू द closure of these industries units and the resultant unemployment will lead to the insecurity and uncertainty in the livelihood। अब यहाँ पे जो लोकल पॉलिटिशियंस के अलावा भी जो वहाँ पे इंडस्ट्री के अंदर लोकल काम कर रहे हैं वर्कर्स जो हैं, उनको भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप यहाँ पे अगर इंडस्ट्रीज के अंदर बंद कराएंगे या फिर बंद कराने की तरफ बढ़ेंगे तो उनकी लाइफ को भी हार्म होगा। हार्म कैसे होगा? बिकॉज इंडस्ट्री से ही तो इनको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, और अगर एम्प्लॉयमेंट भी नहीं रहेगा तो यहाँ पे उनकी लाइवहुड जो है उनको प्रॉब्लम होगी कहीं ना कहीं, राइट। Many owners of the industry approach you with the plea that you should not initiate harsh action as it would compel them their units and cause huge financial loss, shortage of their products in the market. This would obviously add to the suffering of the
लेबर्स एंड द कंज्यूमर अलाइक। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आप इंडस्ट्रीज़ को हार्म करते हैं या इंडस्ट्रीज़ को बंद कराने की कोशिश करते हैं, तो ऑनर्स यहाँ पे कह रहे हैं कि आपकी वजह से हमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस होगा, मार्केट में भी बहुत ज़्यादा कंडीशन टाइट हो जाए, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक्स में हमने कंसर्न पढ़ा था डिमांड और सप्लाई का, राइट, कि किस तरीके से अगर सप्लाई नहीं होगी किसी चीज़ की और डिमांड सेम रहती है तो वहाँ पे इक्विवेलेंट चीज़ें नहीं चल पाती, उस समय डिस्टर्बेंस होता ही होता है कहीं ना कहीं। द लेबर यूनियन ऑल्सो सेंट यू representation request against the closure of the unit. You simultaneously started receiving threats from the unknown corners. अब यहाँ पे आपको एज ए रिप्रेजेंटेशन के तौर पे रिप्रेजेंटेटिव बना के बोला गया कि आप इसके यूनिट्स का ध्यान रखिए और यूनिट्स के ऊपर रिपोर्ट्स सबमिट कीजिए XYZ किसी भी तरीके से, राइट। लेकिन उसी साइड में, दूसरी साइड में आपके ऊपर यहाँ पे थ्रेड्स के अननोन कॉर्नर्स की तरफ से, अननोन मतलब कि अननोन पॉलिटिशियन हो सकते, कोई भी हो सकता है, उनकी तरफ से थ्रेड्स आने लग गए। You, however, received supports from some of your colleagues. You advise you to act freely to ensure environmental compliances. यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, you, however, received support from some of your colleagues. आपके ऑफिस में, आपकी यूनियन में जो कलीग्स हैं, जो आपके साथ काम करने वाले पर्सन हैं, वो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। You advise you to act freely to ensure environmental compliance. वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि आप जो भी स्टेप लेंगे आप फ्री हैं स्टेप लेने में, ताकि हम इन्वायरमेंट कंप्लाइंसेस को बचा सकें, यहाँ पे इन्वायरमेंट जो हार्म हो रहा है उसको रोका जा सके कहीं ना कहीं। लोकल एनजीओज also came to your support and they demanded the closure of the polluting units immediately. मीन्स यहाँ पे जो लोकल एनजीओज हैं, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती है बेसिकली, वो भी आपके साथ आई कि हमें भी यहाँ पे इस इन्वायरमेंटल इंडस्ट्री से प्रॉब्लम है, अगर आप कुछ भी स्टेप लेते तो हम आपके साथ हैं इन इंडस्ट्रीज को बंद कराने में, राइट। तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज हार्म तो कर रही है सोसाइटी में, राइट। ये काफ़ी हद तक क्लियरेंस पता लगी है इनसे, क्योंकि अगर इंडस्ट्रीज हार्म नहीं कर रही होती तो ना पॉलिटिशियन, ना थ्रेड्स, इस तरह की सिचुएशंस बनती, ना एनजीओस आते हैं सपोर्ट में, राइट। तो डिफरेंट टाइप ऑफ दो पर्सपेक्टिव यहाँ पे डेवलप हुए हैं। एक तो हो गए स्टेक होल्डर के तौर पे, देखिए आप खुद हो गए जो एज ए पॉल्यूशन कंट्रोल ऑफिसर के तौर पे वर्क कर रहे हैं, आपके साथ यहाँ पे एनजीओ वर्क कर रही है, एनजीओ भी हो गई कहीं ना कहीं आपके सपोर्ट में, लोकल पीपल भी आपके सपोर्ट में आ गए कहीं ना कहीं, और वहीं पे दूसरी साइड आ गया मेजरली इंडस्ट्रीज आ गई स्टेक होल्डर के तौर पे, जो इंडस्ट्रीज बंद कराने के लिए आप जा रहे हैं। उसी के साथ साथ इंडस्ट्रीज में वर्कर्स हैं, वो भी इंपॉर्टेंट्स हो गए, क्योंकि उनकी लाइवलीहुड को भी प्रॉब्लम होगी कहीं ना कहीं, राइट। पॉल्यूशन कंप्लाइंसेस, इन्वायरमेंट, एक और एक पर्सपेक्टिव हो सकता है कि किस तरीके से इन्वायरमेंट की वजह से यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है या इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है कहीं ना कहीं, राइट। तो ये बेसिकली यहाँ पे कुछ पर्सपेक्टिव डेवलप किए गए हैं इन सिचुएशन, इन पर्सन या इन कम्युनिटी को यूज़ करते हुए। आप यहाँ पे स्टेक होल्डर में आप ये चीज़ को समझिएगा कि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर पर्सन हो, ये जरूरी नहीं। इट कैन बी अ ग्रुप ऑफ कम्युनिटी, इट कैन बी ग्रुप ऑफ सोसाइटी, इट कैन बी ग्रुप ऑफ रिलीजन, इट कैन बी अ ग्रुप ऑफ मोटिवेट, मतलब कि यहाँ पे अपन बोल सकते हैं इट कैन बी अ ग्रुप ऑफ बंच ऑफ पीपल्स, या फिर बंच ऑफ आइडियोलॉजी जिसको हम बोल सकते हैं कहीं ना कहीं, राइट। तो ये भी एक स्टेक होल्डर्स के तौर पे वर्क कर रहे हैं जो इस केस स्टडी को बनाने में मदद करते हैं यहाँ पे, राइट। सो ये बेसिक सी केस स्टडी थी हमारे यहाँ पे। अब इसे क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं, राइट। व्हाट आर द ऑप्शन अवेलेबल टू यू अंडर द गिवन सिचुएशन। अब आपके पास गिवन सिचुएशन में किस किस तरह के ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं। क्रिटिकली एग्जामिन द ऑप्शन लिस्टेड बाय यू। क्रिटिकली एग्जामिन मीन्स यहाँ पे आपको सारे के सारे जो ऑप्शन आप पार्ट ए में समझ रहे हैं या आप देने की कोशिश करें, उसको क्रिटिकली एग्जामिन, मेरिट्स डिमेरिट्स के थ्रू बताने की कोशिश कीजिए। व्हाट टाइप ऑफ मैकेनिज्म वुड यू सजेस्ट टू इंश्योर एनवायरमेंट कंप्लायंसेस। अब यहाँ पे आपको क्या लगता है कि आपको किस तरीके से इन्वायरमेंटल जो कंप्लायंसेस हो रहे हैं उनको रोका जा सके, या इन्वायरमेंटल कंप्लायंसेस जो इन्वायरमेंट खराब हो रहा है उसको कैसे होल्ड करके इन्वायरमेंट को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाए। तो आपको क्या लगता है आपको किस तरीके के मैकेनिज्म को यूज़ करना है, मतलब प्रोसेस को हो सकता है, साइकोलॉजी को हो सकता है, राइट। What are ethical dilemmas you face in the exercising of your option। यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस लेते हैं आपको किस तरीके के एथिकल डायनामास सूज करने मिल सकते हैं, या किस तरीके से प्रॉब्लम्स आ सकती है या एथिकल डायनामास क्रिएट हो सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे अपन, राइट। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द ऑप्शन अवेलेबल टू यू अंडर द गिवन सिचुएशन। आपके पास ऑप्शन क्या क्या रहेंगे। यहाँ पे बेसिकली मिनिमम ऑप्शंस मैं लिखना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम हमेशा मैक्सिमम ऑप्शंस भी चूज़ करते हैं। मिनिमम ऑप्शंस के अंदर भी आप किस तरीके से आंसर राइटिंग कर सकते हैं वो चीज़ समझना भी बहुत ज़रूरी है कहीं ना कहीं, क्योंकि एग्जाम में ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे ऑप्शन वहीं पे मेमोराइज हो जाए या समझ में आ जाए, कुछ ना कुछ आपको मिस आउट हो ही जाएगा। बट यहाँ पे हम उसी जो मिनिमम ऑप्शंस भी अगर लिख रहे हैं तो उसको किससे वाइडर वे में समझा सकते हैं वो चीज़ समझने की कोशिश करेंगे, राइट। As an officer, situation always arises where officers has various options to take a decision, but he or she can take। अब यहाँ पे देखिए पर्सपेक्टिव ही और शी, यहाँ पे आप
मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, इट कैन बी एनीवन, हैज टू टेक डिसीजन विच इज बेस्ट फॉर ऑल अंडर द गिवन सिनेरियो। आई हैव टू ऑप्शंस। यहाँ पे आई हैव टू ऑप्शंस मीन्स इंडिविजुअल, मैं अपनी खुद की बात कर रहा हूँ, मैं एज ए स्टेक होल्डर हूँ, मेरे डिसीजन वहाँ पे किस तरीके होंगे, मेरी बात करूंगा वहाँ पे, राइट। यहाँ पे अपन शुरुआत इस तरीके से भी कर सकते हैं, और केस स्टडीज के अंदर हम बेसिकली कोर्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं कहीं ना कहीं, राइट। आई कैन टेक डायरेक्ट एक्शन एंड क्लोज ऑल द इंडस्ट्रीज हैम्परिंग द एनवायरमेंट। मैं डायरेक्टली एक एक्शन लूंगा जिससे अपनी जो सारी इंडस्ट्रीज जो एनवायरमेंट को हार्म कर रही है उसे बंद कर दूंगा, विदाउट एनालाइजिंग इट्स इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेज लाइक अनएम्प्लॉयमेंट अमॉन्ग वर्कर्स, protest from labor unions, increased health issues due to decrease in purchasing capacity of the medicine। यहाँ पे मैंने जो ऑप्शन है उसी के अंदर डिस्कस करने की कोशिश कर दी कि मैं ये ऑप्शन क्यों ले रहा हूँ कहीं ना कहीं, राइट। ऑप्शन क्यों ले रहा हूँ उसके भी पर्सपेक्टिव को समझाने की कोशिश की है, और किस तरीके से अगर मैं ऑप्शन लेता हूँ मैं किन किन चीज़ों को अवॉइड भी कर रहा हूँ यहाँ पे, राइट। अगर मैं डायरेक्ट डिसीजन ले रहा हूँ, राइट, मेरा एक पहला ऑप्शन है कि मैं डायरेक्ट डिसीजन लूंगा, और अगर डायरेक्ट डिसीजन लेता हूँ तो डायरेक्ट डिसीजन होने में मैं शायद हो सकता है कि जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज जैसे अनएम्प्लॉयमेंट होना, वर्कर्स को हार्म होना, या लेबर यूनियंस की तरफ से प्रोटेक्ट्स भी होंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि वहाँ पे लेबर यूनियन की जॉब जा रही है तो उनकी वजह से भी इम्पैक्ट पड़ेगा, उनके हेल्थ इश्यूज जो हैं ड्यू टू डिक्रीज इन परचेजिंग कैपेसिटी ऑफ मेडिसिन, बिकॉज अर्निंग वो इंडस्ट्री से कर पा रहे हैं जिन बेसिस पे वो मेडिसिन ले पाते रेगुलर वे में, या अपने फूड कंजप्शन लाइवलीहुड को कंप्लाइंस कर पाते, उनको हार्म पहुंचेगा कहीं ना कहीं, राइट। तो यहाँ पे हम इन चीज़ों का भी ध्यान रखेंगे, राइट। The second option is that I would call a meeting with all the owners of the industries and environment LGO and talk with them to come to some common ground, like setting a limit on using harmful elements, using better alternatives where available on or possible, with the help of NGOs, convince the medium industry to take new environmental clearance। यहाँ पे हो सकता है मैं उन सब के साथ एक मीटिंग करूँ, मीटिंग करने के बाद मैं यहाँ पे उनको ऑप्शंस के थ्रू समझा सकूँ या ऑल्टरनेटिव समझा सकूँ कि आप जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उसके किस तरीके से ऑल्टरनेटिव ले सकते हैं, या किस तरीके एनजीओस की हेल्प से कोई नए प्रोडक्ट क्रिएट करने में ऑल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे एनवायरनमेंट को हार्म नहीं हो कहीं ना कहीं, राइट। तो ये बेसिक से दो ऑप्शंस हो सकते हैं जो मैं चूज़ कर सकता हूँ। अब यहाँ पे एक और हो सकता है मैं सब कुछ को ही अवॉइड कर दूँ, राइट। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन क्या हो सकता है, मैं अवॉइड कर दूं कि मैं कोई डिसीजन नहीं ले रहा हूँ, जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा, राइट। रॉन्ग रिपोर्ट सबमिट कर दूं यूनियन के तौर पे या फिर किसी भी फॉर्म में, तो वहाँ पे मैं डिसीजन नहीं लूंगा और मैं सबको अवॉइड कर दूंगा कि हाँ जैसा चल रहा है चलने दीजिए, बट वहाँ पर फ्यूचर में ये बहुत हार्मफुल हो सकता है कहीं ना कहीं, राइट। सो बेसिक से ये तीन ऑप्शन हो सकते हैं जिसको हम चूज कर सकते थे, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, बेसिकली अपने यहाँ पे अपन टेबल्स फॉर्म में याद रखने की कोशिश करते हैं, टेबल्स फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं कि मेरिट डिमेरिट्स क्या हो सकते हैं किसी भी सिचुएशन के, राइट। हम यहाँ पे एक पैराग्राफ फॉर्म में भी लिखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से पैराग्राफ फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। इन द फर्स्ट ऑप्शन, आई एम ओनली कंप्लीटिंग माई प्रिस्क्राइब ड्यूटी विदाउट एनालाइजिंग इन लॉन्ग टर्म इफेक्ट। मैं लॉन्ग टर्म को छोड़े बिना यहाँ पे अपनी सिर्फ ड्यूटी को निभा रहा हूँ। ड्यूटी में कोड ऑफ कंडक्ट जो है मेरा, यहाँ पे कंप्लीटिंग माई प्रिस्क्राइब ड्यूटी मतलब यहाँ पे जो मेरी ड्यूटी में कोड ऑफ कंडक्ट है कि मेरे को हमेशा एनवायरमेंटल का ध्यान रखना है, इंडस्ट्रीज को रोकना है एनवायरमेंटल, मैं अपना कोड ऑफ कंडक्ट निभा रहा हूँ। इन द इमीडिएट इफेक्ट मे बी हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन विल बी रिड्यूस, बट इन लॉन्ग टर्म दिस डिसीजन हैज वेरियस अदर कॉन्सिक्वेंसेज लाइक पॉवर्टी, हेल्थ डिटर्मिनेशन ड्यू टू पॉवर्टी, अदर इनडायरेक्ट इन्वायरमेंटल इश्यूज कैन हैपन ड्यू टू प्लेग। यहाँ पे मैं हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में देखूँ तो हेल्थ प्रॉब्लम्स और पॉल्यूशन रिड्यूस हो जाएगा, बट लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि फैमिली को इंडिविजुअल लेवल पे, राइट, फैमिलीज की इंडिविजुअल लेवल पे उनको बहुत हार्म पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि पॉवर्टी हो जाएगी। पॉवर्टी किस तरीके से होगी, वहाँ पे अगर लाइवलीहुड को एम्प्लॉयमेंट ही नहीं रहेगा, सारे के सारे अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, तो वहाँ पे उनको हार्म पहुंचेगा कहीं ना कहीं, राइट। तो ये बेसिक से रीजन हो सकते थे कि कैसे डीमेरिट्स और मेरिट्स को भी आप पैराग्राफ फॉर्म में लिख सकते हैं यहाँ पे, राइट। इन द सेकेंड ऑप्शन, आई एम कंसिडरिंग द इशू ऑफ एवरीवन, देयर विल बी नो डायरेक्ट शटडाउन ऑफ इंडस्ट्रीज। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन अपन ने देखा था कि मैं डायरेक्टली इंडस्ट्रीज को शटडाउन नहीं करूंगा, राइट। टॉकिंग विद द एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड नॉट कमिंग टू द कॉमन ग्राउंड इज द बेस्ट पॉसिबल मेथड। मीन्स यहाँ पे सारे की सोसाइटी के अंदर जो भी इंडस्ट्रीज है, जो भी एनजीओस है, उन सबको एक कॉमन ग्राउंड पे लेके आए। कॉमन ग्राउंड मतलब कि यहाँ पे कॉमन पर्सपेक्टिव डेवलप किया जाए कि किस तरीके से एनवायरनमेंट को बचाना भी है और मैक्सिमम प्रोडक्शन भी करना है, ताकि कॉमन ग्राउंड पे आके कोई ऑल्टरनेटिव मिले कहीं ना कहीं, राइट। तो यहाँ पे दिस मे नॉट शो अ पॉजिटिव रिजल्ट इन द शॉर्ट टर्म, बट इन लॉन्ग टर्म इट विल रिड्यूस पॉल्यूशन विदाउट क्रिएटिंग प्रोटेस्ट और अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की मेनली अपन ने बात की, क्योंकि इन्वायरमेंटल हार्म जो हो रहा है वो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म होता है। बाकी में हम देखते हैं सिचुएशंस के अंदर, केस स्टडीज के अंदर, कि वो
इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव या इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर ही होता है। बट यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये जो इम्पैक्ट बन रहा है, ये लॉन्ग टर्म में आने वाली जनरेशन के लिए भी बन रहा है कहीं ना कहीं, राइट। सो ये बेसिक सा रीज़न हो सकता है कि किस तरीके से हम सेकंड ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं, उनको लोकल ग्राउंड पे लेके। लॉन्ग शॉर्ट टर्म में तो पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेंगे कहीं ना कहीं, वहाँ पे शॉर्ट टर्म के अंदर नुकसान भी होगा कहीं ना कहीं। बट लॉन्ग टर्म में जब हम लोग मैं अगर ड्यूटी नहीं भी कर रहा हूँ, तब वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे पॉजिटिवनेस आएगी कि हाँ, इस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इस तरीके से टैकल किया जा सकता है कहीं ना कहीं, राइट। या फिर इस चीज़ की वजह से इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन नहीं होगा। इन्वायरमेंट पॉल्यूशन नहीं होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा सेफर रहेगी आने वाली जनरेशन भी कहीं ना कहीं, राइट। इसी के अंदर अपन एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं कि किस तरीके से भोपाल ट्रेजेडी हुई, ये सब हुई, जिसके अंदर आज भी इन्वायरमेंटल गैस लीक की वजह से इन्वायरमेंट इम्पैक्ट आज भी वहाँ पे देखा जा सकता है कहीं ना कहीं, राइट। सो ये बेसिक से दो पर्सपेक्टिव हो सकते थे। और थर्ड अपन ने देखा था कि मैं सब अवॉइड कर दूँ। अवॉइड करने पे मेरे मेरिट्स तो हुए, मेरे थ्रेट्स इंडिविजुअल लेवल पे, पर्सनल लेवल पे मेरे थ्रेट्स बंद हो जाएंगे, मेरे को कोई हार्म नहीं होगा। लेकिन वहाँ पे सोशल लेवल पे या फिर डीमेरिट्स के तौर पर बात करें तो मैं अपने कोड ऑफ कंडक्ट को साइड कर गया। बिल्कुल कोड ऑफ कंडक्ट जो मेरी ड्यूटी है वो उसी को साइड कर दिया और उसी के पर्सपेक्टिव को डेवलप ही नहीं कर पाया, एनवायरनमेंट को रोक ही नहीं पाया, एनवायरनमेंट हार्म को नहीं रोक पाया। तो ये बेसिकली डीमेरिट्स में काउंट हो सकते हैं, राइट। तो आप यहाँ पे देखिएगा किस तरीके से हम मेरिट्स और डीमेरिट्स को फॉर्म में, टेबल फॉर्म को छोड़ते हुए पैराग्राफ फॉर्म में भी लिखने की कोशिश कर सकते हैं कहीं ना कहीं, राइट। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपन ने देखा था इन्वायरमेंटल कंप्लायंसेस क्या हो सकते हैं मेरे द्वारा, जो मैं सजेस्ट करना चाहूँगा यहाँ पे, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 अपन ने देखा था कि किस तरीके से व्हाट टाइप ऑफ मैकेनिज्म वुड यू सजेस्ट टू इन्वायरमेंट एंश्योर एनवायरमेंटल कंप्लायंसेस, किस तरीके से एनवायरमेंट को बचाने के लिए मैं किस तरीके के मैकेनिज्म का यहाँ पे यूज़ करना चाहूँगा, राइट। तो यहाँ पे डिवाइड इंडस्ट्री इन 2 कैटेगरी बेस्ड ऑन द हार्मफुल इफेक्ट ऑन द एनवायरमेंट, देन अप्लाई द टाइटर रूल्स ऑन द मोस्ट ऑफ द हार्मफुल इंडस्ट्री। मैं यहाँ पे जो लेवल्स है जो इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ के अंदर जिस तरीके के लेवल्स है, मतलब कि वो किस तरीके से हार्म कर रही है, उनका प्रोडक्शन लेवल, उनकी कैपेसिटी, उन बेसिस पे उनको डिवाइड करूँ। उन बेसिस पे उनको डिवाइड करने के बाद उनके अंदर देखूँ जो हार्मफुल ज़्यादा हो रखी है, जिससे पोल्यूशन को या एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा हार्म हो रहा है, उनके ऊपर टाइटर डिसीजन लूँ एज कम्पेयर टू अदर इंडस्ट्रीज़ को थोड़ा लाइटर रखूँ कहीं ना कहीं, राइट। एवरी इंडस्ट्री विल क्लीन देयर ओन वेस्ट एंड एवरी इंडस्ट्री मस्ट हैव वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। यहाँ पे मैं बेसिकली बोलूँ कि हर एक इंडस्ट्री को अपने अपने ट्रीटमेंट प्लांट्स रखने पड़ेंगे वाटर को लेके, ताकि जो वाटर को वो ख़राब कर रहे हैं उसको वापस प्यूरिफाई कर सके, उसको बेटर कर पाए। और उनकी वजह से जो गंदगी हो रही, गंदगी मतलब यहाँ पे जो वेस्ट अगर वो नाली में छोड़ रहे हैं या फिर नदियों में छोड़ रहे हैं या फिर नॉर्मल एरिया लैंड्स पे छोड़ रहे हैं, तो उनको कैसे वो क्लीन कर रहे हैं उस पर भी ध्यान दिया जाए। यूज ऑफ सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव एलिमेंट्स फॉर हार्मफुल केमिकल्स एंड कंप्लीट स्टॉपेज द एलिमेंट्स और केमिकल्स विच आर हार्मिंग द इन्वायरमेंट मोस्ट। मीन्स यहाँ पे जो बेसिकली जितने भी हार्मफुल केमिकल्स हैं, हार्मफुल केमिकल्स को मैं रोकूँ, हार्मफुल केमिकल्स जितने भी आ रहे हैं उनके ऑल्टरनेटिव निकालूँ कहीं ना कहीं। ऑल्टरनेटिव मतलब जहाँ के प्रोडक्ट भी ना बिगड़े, इंडस्ट्रीज को भी बेनिफिशियल हो और इन्वायरमेंट को भी हार्म ना हो कहीं ना कहीं, राइट। न्यू इन्वायरमेंट क्लीनेंस मस्ट बी टेकन बाय सेकंड कैटेगरी इंडस्ट्रीज मोस्ट हार्मफुल इंडस्ट्री। मीन्स यहाँ पे इन्वायरमेंट क्लीयरेंस को लेके मेनली जो इंडस्ट्रीज के द्वारा सेकंड कैटेगरी इंडस्ट्रीज, मतलब कि ऐसी इंडस्ट्रीज जो बहुत ज़्यादा हार्म कर रही है कहीं ना कहीं, उनको ऊपर रोक लगा दी जाए ताकि वो और ज़्यादा हार्म ना कर पाए, राइट। मॉनेटरी पेनल्टीज मस्ट बी गिवन टू द इंडस्ट्री दैट विल यूज द रिस्ट्रिक्टेड केमिकल एंड पॉल्यूटेड द एनवायरमेंट अबाउ द प्रिस्क्राइब्ड। ऑब्वियसली बात है, जब वो पॉल्यूशन कर रही है, अगर मैं कम पॉल्यूशन कर रहा हूँ, XYZ कोई इंडस्ट्री ज़्यादा पॉल्यूशन कर रही है, तो हमारे जो टैक्सेशन लेवल हो सकते हैं या फिर जो हमारे ऊपर चार्जेस हो सकते हैं, पेनल्टीज हो सकती है, वो डिफ्रेंशिएट कर दी जाए ताकि मैं भी कंट्रोल में रहूँ। मेरा अगर लिमिटेड पॉल्यूशन कर रहा हूँ तो मैं लिमिटेड ही पेनल्टीज भरूँ, अगर वो ज़्यादा कर रहे हैं तो वो ज़्यादा पेनल्टीज भरे। तो इस तरीके के ऑप्शन या मैकेनिज्म हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं कहीं ना कहीं, राइट। अब आप खुद सोच के देखिए कि यहाँ पे और किस तरीके के मैकेनिज्म रखे जा सकते हैं जिससे बेटर आंसर डिस्क्राइब हो सके, राइट। सो बेसिकली अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, राइट। कि क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोला था एथिकल डायलामास क्या हो सकते हैं जो आपको फेस करने पड़ेंगे जब आप इन ऑप्शंस को चूज करते हैं, राइट। तो यहाँ पे एथिकल डायलामा विच आई विल फेस इन बिटवीन द कंप्लीशन ऑफ ड्यूटी एंड कंपैशन। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे अपनी जो ड्यूटी है उसके अगेंस्ट में यहाँ पे कंपैशन और एम्पैथी जो टूवर्ड्स माइग्रेंट वर्कर है उनके लिए यहाँ पे कंफ्यूजन जनरेट हो सकता है मेरे माइंड में, कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हो सकता है मेरे माइंड में, राइट। क्योंकि मैं यहाँ पे अपनी ड्यूटी को ध्यान में रखूँ या एम्प्लॉयमेंट को ध्यान में रखूँ, जो माइग्रेंट वर्कर है या फिर जो एम्प्लॉयड है वहाँ पे इंडस्ट्रीज में उनको ध्यान।
completion of duty is not would be a rational but taking decision with compassion and empathy towards migrant worker will be rational। यहाँ पे मेरी जो डिसीजंस हो सकते हैं वो किस तरीके से रैशनल हो सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे एक पर्सपेक्टिव को ध्यान में रख रहा हूँ, दूसरे पर्सपेक्टिव को ध्यान में नहीं रख रहा हूँ, या फिर मैं दोनों ही पर्सपेक्टिव को ध्यान में अगर रखता हूँ तो मेरे को वहाँ पे सेम ग्राउंड पे, जो ऑप्शन नंबर 2 था वहाँ पे उनको सेम ग्राउंड पे लाना पड़ेगा, और सेम ग्राउंड पे हर एक इंडस्ट्रीज को लाना बहुत मुश्किल काम होता है कहीं ना कहीं, राइट। Moral and ethical. Another ethical dilemma which I will face between the protecting the environment and protecting jobs. Obvious ये बात है, अभी अपन ने compassion और empathy के साथ साथ completion of duty पढ़ी थी अपनी, तो उसी का सब डिवीजन बोल सकते हैं कि किस तरीके से मैं environment को harm होने से बचाऊँ और अपनी jobs को प्रोटेक्ट करूँ। अपनी जॉब्स मतलब कि यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज के अंदर एम्प्लॉयड है उनकी जॉब को प्रोटेक्ट करूँ। तो आप खुद सोच के देखिए, यहाँ पे कई बार अपन आंसर्स को जो है सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम इसको पॉइंट पर्सपेक्टिव पे लिखें। पॉइंट पर्सपेक्टिव लिखने से आपके जो पॉइंट्स है वो ज़्यादा क्लियर होते हैं बस। बट आप अगर पैराग्राफ फॉर्म में भी लिखना चाहते हैं तो आप पैराग्राफ फॉर्म में किस तरीके से डिज़ाइन कर रहे हैं उसको, उस चीज़ को ज़रूर समझने की कोशिश करें, राइट। और वो कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहा है रीडर के ऊपर, एक जो टीचर इन्विजिलेटर जो आपकी नोटबुक पढ़ने उसके ऊपर कितना इम्पैक्ट डाल रहा है, ओपन माइंडनेस जनरेट कर रहा है और बैलेंस आंसर देने की कोशिश कर रहा है कहीं ना कहीं, राइट। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपके आंसर हमेशा बैलेंस होना चाहिए, वन साइडेड नहीं होने चाहिए। अनटिल और अनलेस दे आस्क यू टू अडॉप्ट एनी पर्टिकुलर ऑप्शन एंड वाई, राइट। उसके अंदर अपन एक ऑप्शन को चूज कर सकते हैं और वर्क कर सकते हैं कहीं ना कहीं, राइट। सो ये बेसिक सी केस स्टडी थी और किस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करना चाहिए था 2022 के पेपर में, राइट। सो ऐसे ही अमेजिंग केस स्टडी सॉल्व के लिए बने रहिए हमारे साथ। ओके एवरीवन, थैंक यू।